हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है, स्वागत है। आज हम क्लास 10th की इस ऑनलाइन क्लास में सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 9, इसका नाम है प्रकाश, इसका भाग सेकंड या पार्ट सेकंड जो भी हम उसको पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में, परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम, इन बिंदुओं पे हमने बात की थी, डिस्कस किया था। उसी से हम आगे इस क्रम को बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये दो टाइप से है। पहला है नियमित परावर्तन। पहला है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण समतल सतह पर आपतित होती है, समतल सतह पर आपतित होती है, तो वह एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है या होती है। परावर्तित हो जाती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। वापस देखेंगे एक बार हम कि नियमित परावर्तन पढ़ रहे हैं हम। परावर्तन के प्रकार का पहला बिंदु है कि जब कोई प्रकाश किरण समतल सतह पर आपतित होती है तो वह एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। डायग्राम के थ्रू हम देखें इस तरीके से, तो ये एक समतल सतह है जिस पर प्रकाश किरण आपतित होती है और एक निश्चित दिशा में जाकर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। निश्चित दिशा में जाकर परावर्तित होती है, चाहे इधर हो तो इधर निकल गई। मान लीजिए कोई किरण इधर से आई तो इधर परावर्तित हो गई, यानी एक निश्चित दिशा में जाकर क्या होगी? परावर्तित होगी। शर्त क्या है कि सतह कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए। सतह समतल होगी तो परावर्तन कैसा होगा? नियमित परावर्तन होगा। आगे जो दूसरा है वो है हमारा, जो दूसरा प्रकार है वो है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या है? कि जब कोई प्रकाश किरण खुरदरी सतह, रफ सरफेस जिसे कहते हैं हम, खुरदरी सतह पर आपतित होती है
तो वह विसरित हो जाती है, तो वह विसरित हो जाती है। विसरित का मतलब फैल जाती है, विसरित हो जाती है, विसरित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विसरित परावर्तन, यानी फैल जाएगी अलग अलग दिशाओं में। ये तो कैसा परावर्तन है? नियमित परावर्तन। ठीक है सर। और जो विसरित परावर्तन है उसकी सतह कैसी होगी? इस तरीके से, कोई प्रकाश किरण ऐसे तो ऐसे निकल गई, कोई मान लीजिए इधर से टकराई कोई प्रकाश किरण तो वो ऐसे निकल गई। तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाएगा? विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, ये विसरित परावर्तन है। तो परावर्तन के दो प्रकार पढ़ रहे हैं हम, पहला है नियमित और दूसरा है विसरित। इससे हम आगे चलें तो ये नियमित और विसरित परावर्तन आपके समझ में आया है? परावर्तन के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के पढ़े हमने, नियमित और विसरित। ये चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, सतह कैसी है? समतल है। यहाँ पे सतह कैसी है? खुरदरी है। यहाँ पे एक विशेष दिशा है, जबकि यहाँ पे विशेष दिशा नहीं है। किधर भी जाकर वो क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ठीक है। अगला बिंदु, अगला बिंदु देखेंगे हम, वो है गोलीय दर्पण। वो है गोलीय दर्पण। परावर्तन से संबंधित टॉपिक है ये भी, गोलीय दर्पण। इसमें देखें तो गोलीय दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसकी सतह वक्र हो, जिसकी सतह वक्र हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब है गोलीय दर्पण के प्रकार। ये तो परिभाषा हो गई। अगला है गोलीय दर्पण के प्रकार। जो कि दो प्रकार के हैं। उससे पहले आप देखिए चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि प्रकार किस तरीके से इसके होते हैं। दो प्रकार, ये एक गोला है, खोखला गोला, इसके आपने दो भाग कर दिए इस तरीके से, दो भागों में बट गया ये। यदि हम इस वाले भाग, इस इधर वाले भाग पर, इसके बाहरी सतह पर, इसकी वक्त जो उभरी हुई सतह है उस पर यदि हम पॉलिश कर दें इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से यदि हम इस पे पॉलिश कर देते हैं तो अंदर की जो सतह है इसकी, ये क्या है? इसकी परावर्तक सतह कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर? परावर्तक सतह। इसे हम क्या कहेंगे? इसकी परावर्तक सतह। और यहाँ हमने क्या किया है? इस पर पॉलिश की है, किसके माध्यम से? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम या चांदी की परत इस पे हम लगाते हैं तो ये एक तरीके का दर्पण बनता है। इस दर्पण का नाम क्या है? सतह कैसे अंदर की ओर है,
नाम क्या है इसका? अवतल दर्पण। इसे हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। इधर चले दूसरे भाग पर। यदि इसके अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर यदि हम पॉलिश कर दें यहाँ, तो ये जो इसकी उभरी हुई सतह है, ये क्या बन जाएगी? इसकी परावर्तक सतह। क्या बनेगी? परावर्तक सतह, उभरी हुई सतह। इसकी धसी हुई सतह थी, अंदर की ओर की सतह थी, इसलिए उभरी हुई सतह है, तो इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण। परिभाषा यदि हम संरचना के तौर पे बात करें तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर हो तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण की परिभाषा की बात करते हैं तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे चले हम, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए, एक हो गया उत्तल दर्पण और एक हो गया अवतल दर्पण। इस तरीके से यदि हम इसको शॉर्ट में देखें अलग अलग चित्रों के माध्यम से, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये एक हमने टुकड़ा लिए वहाँ बनाया था, वो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये तो बन गया हमारा अवतल दर्पण। और ये क्या हो गया? हमारा उत्तल दर्पण। इसे कहेंगे हम उत्तल दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण आपको समझ में आया कि गोलीय दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसकी सतह या पृष्ठ कैसी हो? वक्र हो, उसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल क्या होगा? जिसकी अंदर की सतह परावर्तक होगी वो अवतल है, और जिसकी बाहर की सतह परावर्तक होगी वो क्या है? उत्तल है। आगे चले हम, तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अगला बिंदु है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अगला जो तीसरा बिंदु है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं या बिंदु से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित बिंदु, पॉइंट्स। कौन कौन से बिंदु हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। पहला इसमें आता है, वो आता है परावर्तक सतह, या इससे परावर्तक सतह की तो हम बात कर चुके हैं, तो हम सीधा चलते हैं मुख्य अक्ष। पहला बिंदु आता है इसमें मुख्य अक्ष। दूसरा बिंदु आता है इसमें, वो आता है हमारा मुख्य फोकस। तीसरा बिंदु इसमें आता है फोकस दूरी, क्योंकि ये आगे हमारे काम आएंगी इसीलिए आपको बता रहे हैं हम। फिर इसमें आता है एक प्रकाशिक बिंदु, ठीक है सर। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। छठा इसमें आता है वक्रता त्रिज्या। सातवां इसमें एक चीज और आती है, वो है द्वारक। ये 7 बिंदु इसमें हम पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, प्रकाशिक बिंदु, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और द्वारक। तो डिस्कस करें हम। सबसे पहला पॉइंट डाल रहे हैं हम मुख्य अक्ष। पहला पॉइंट है इसमें, वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है पहले हम चित्र से देखते हैं, फिर परिभाषा हम शब्दों में बनाएंगे। तो देखिए आप, ये कैसा दर्पण है?
अवतल दर्पण, वेरी गुड। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष हमको देखना है, तो इसमें एक काल्पनिक रेखा होती है जो बिल्कुल बीच में से गुजरती है, कि दर्पण के मध्य में से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है। दूसरा बिंदु आता है मुख्य फोकस। देखिए फोकस, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दो किरणें गुजारनी पड़ेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर और एक मुख्य अक्ष के समांतर नीचे। इसको बोलेंगे कैसे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलेगी वो बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। वापस दें, ध्यान दें इस पे, मुख्य फोकस इंपॉर्टेंट है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, गुजरती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ये क्या है? आपका मुख्य फोकस है। बात क्लियर है? उसके बाद आता है फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस दूरी किसे कहेंगे आप? कि प्रकाशिक बिंदु और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये प्रकाशिक बिंदु या मुख्य फोकस और प्रकाशिक बिंदु और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। यानी ये भाग क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाएगी। 3 बिंदु क्लियर हो गए हमारे, 3 पॉइंट। अगला है प्रकाशिक बिंदु। तो दर्पण का मध्य बिंदु या जिस बिंदु से प्रकाश मुख्य अक्ष गुजरता है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरता है मुख्य अक्ष, तो गोले का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाशिक बिंदु। ऑप्टिक सेंटर भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्रकाशिक बिंदु ये कहलाता है, प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। उसके बाद ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है? गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और द्वारक कहलाएंगे ये। जैसे इसको हम m नाम दे दें, इसको n, तो गोलीय दर्पण के दोनों सिरे क्या कहलाते हैं? द्वारक कहलाते हैं। इस तरीके से ये 7 बिंदु हमारे क्लियर होते हैं। इनमें इम्पोर्टेंट ये 3 इम्पोर्टेंट है हमारे पास, बाकी आप निकाल सकते हैं अपने आप। गोले का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक बिंदु। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और द्वारक, गोलीय दर्पण के दोनों सिरे क्या कहलाते हैं? द्वारक। तो ये तो सिंपल सी है। मेन चीज क्या है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरने वाली या प्रकाशिक बिंदु से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के प्रकाशिक बिंदु से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। दूसरा मुख्य फोकस, कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है वो क्या कहलाएगा? बिंदु मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहलाएगा। तीसरा फोकस दूरी क्या है? कि प्रकाशिक बिंदु और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? प्रकाशिक बिंदु कहलाती है। इस तरीके से ये आप 7 पॉइंट जो है आपके 7 पॉइंट्स हैं गोलीय दर्पण से संबंधित, ये क्लियर होते हैं। परिभाषा अपने आप देख रहे हैं बन रही है। चाहे आप अवतल दर्पण ले लो, चाहे उत्तल दर्पण ले लो, उनमें इस तरीके से बनेगी। अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तन के नियम, यानी गोलीय दर्पण से परावर्तन के क्या नियम है,
वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें यदि आगे हम जब पढ़ेंगे तो वो आएगा कि गोलीय दर्पण से अलग अलग प्रतिबिंब का निर्माण करना।